मानयोग हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए, लैंडमार्क ऑर्डर देते हुए शंभू बॉर्डर को 5 महीने बाद खोलने का काम किया और एक व्यापारियों को मजबूत करने का काम किया, व्यापारियों को सहारा लाने का काम किया। और जो रेडी फड़े वाले गरीब लोग थे, जो अपनी रोज 500,000 रुपए की कमाई करते हैं अम्बाला के, उनको एक सहारा देने का काम किया। हरियाणा सरकार ने जो इस बारे में किया है और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ही ऑर्डर के आदेशों की चुनौती दे दी है उस ऑर्डर को, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हरियाणा सरकार ने किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है जिसके आगे शंभू बॉर्डर का मामला आ रहा है, वहाँ पर अम्बाला के व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करूंगा, अम्बाला के रेडी फड़ी वालों की आवाज़ को बुलंद करूंगा। मेरा जो कंसर्न हाई कोर्ट में जाने का था वो ये था कि किसानों को तो जाने नहीं दिया जा रहा और इनके कारण व्यापारियों को बेहद नुकसान हो रहा है। अब दिल्ली एयरपोर्ट से कोई आया है फॉरेन से, कोई बाहर से आया है दिल्ली, उसने पंजाब अपने घर जाने, तो उसको 3 घंटे का सफर तय करके अलग से, तो 3 घंटे उसको चंडीगढ़ आने के बाद, उसके बाद पंजाब एंटर करने का अलग रास्ता। क्या लगता है, कोई डर है सरकार को? देखिए, किसानों का डर है, किसानों का डर है। मैं उसकी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसानों की अब अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान हिंसक थोड़ी हैं। किसानों को बदनाम होने से बचने के लिए किसानों पे एक तरीका है, आप आंदोलन ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर पे जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ट्रैक्टर में आज तक दिल्ली कौन गया है? ट्रैक्टर का जो काम है वो ट्रैक्टर तो वही काम करेगा। ट्रैक्टर का काम तो हल जोतने, वो है खेत जोतने का है, वो करेगा वो काम। कंबाइन का काम तो खेत में है, तो अब उसको क्यों लेके जा रहे हैं रोड पे? आप क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि हाई कोर्ट ने किसानों के लिए खोला है कहीं ना कहीं बॉर्डर। तो हाई कोर्ट ने कल मेरी PIL में क्लैरिफाई भी किया ओपन कोर्ट में कि ये फॉर जनरल पब्लिक सबके लिए हमने जो शंभू बॉर्डर को खोला है। कोर्ट से जस्टिस लेना पड़ता है, खींचना पड़ता है, कोर्ट को समझाना पड़ता है, काले कोर्ट की ताकत दिखानी पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में किसानों और सरकार के बीच में लंबे वक्त से तनातनी चल रही है और किसान आंदोलन, सरकार से मांगे किसानों की, इन सब को लेकर बॉर्डर जो थे बंद किए गए थे। शंभू बॉर्डर को अब तक नहीं खोला गया, बाकी सब बॉर्डर्स को खोल दिया गया था। काफ़ी महीने से, लंबे अरसे से शंभू बॉर्डर जो था बंद पड़ा था। इसको लेकर तमाम तरह की जो याचिकाएं थी वो भी अदालतों में दायर की गई, लेकिन एक अलग हटके याचिका जिसमें ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए, कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए और सर्वमान्य के लिए सोचकर एक PIL दाखिल की। वो एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है वासु जी आपका। वासु रंजन जी जो हैं वो एडवोकेट के तौर पर, वकील के तौर पर हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे सामाजिक मुद्दों में और धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। लीगल एड हो या फिर काफ़ी छोटी उम्र से ही हरियाणा सरकार के साथ भी जो ये कानूनी पेचीदा मुद्दे होते हैं या लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में इनका खास तौर पर इंटरेस्ट रहता है। तो वासु जी, PIL जो आपने दायर की थी और उसके बाद एक्शन भी, हरकत भी देखने को मिली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, ऑर्डर आ गया कि जिस शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। तो आपकी PIL कैसे अहम थी? क्योंकि बाकियों ने भी की थी, लेकिन आपने जो PIL की थी वो जनता के लिए भी की थी। आपके क्या मुद्दे थे उसमें? जी भारती जी, एक PIL 6 जुलाई को मेरे द्वारा दायर की गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसकी मुख्य 3 मांगे थी। हाई कोर्ट में फरवरी से शंभू बॉर्डर जब से बंद हुआ तब से ये मुद्दा हाई कोर्ट के सामने आ गया था, पर किसी ने भी जो परेशानी जनता को महसूस हो रही थी उससे उच्च अदालत को अवगत नहीं करवाया। 6 जुलाई को मुझे, जब मैंने देखा अम्बाला बंद हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, अम्बाला के बाजार रोष में बंद हो रहे हैं और जो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो व्यापार था वह चौपट होने की कगार पर है और अम्बाला भुखमरी की कगार पर आने वाला था। पर उस ऐन समय पर मैंने सोचा कि इस सारे मसले को हाई कोर्ट के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि स्टेट हरियाणा में अलाइव नहीं थी, क्योंकि स्टेट ने ही पिछले 5 महीने से बॉर्डर बंद किया हुआ था, सीमेंटेड बैरिकेड की हुई थी। तो मैंने हाई कोर्ट में पहला मुद्दा ये उठाया कि जनरल पब्लिक के लिए रास्ता खोला जाए। दूसरा मैंने मुद्दा ये उठाया कि कोई भी अगर पेशेंट है, कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है जो पंजाब से अम्बाला इलाज करवाने आता हो, क्योंकि हजारों लोग पंजाब से अम्बाला आते हैं, क्योंकि अम्बाला में हमारा
अंबाला के अंबाला छावनी में हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक एडवांस कैंसर केयर सेंटर बनवाया था, जिसके बाद वैसे भी इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। एशिया की कपड़ा मार्केट भी अंबाला में है और बॉर्डर ऐसे सील रहे तो जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अंबाला में एक तो हॉस्पिटल, उसके बाद अंबाला एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, अंबाला कैंट का आपकी साइंस मार्केट, बहुत चीजें, मतलब मल्टीपल जो चीजें थी, अंबाला को अफेक्ट हो रहा था बहुत ज्यादा। और मैंने हाई कोर्ट से कहा था कि अगर ये नहीं होता तो एक टेम्परेरी पैसेज वन साइड ओपन हमारे लिए किया जाए और किसानों को एक वहां पर जगह दी जाए। और तीसरा मैंने कहा था कि जो हरियाणा और पंजाब का जो स्टेट एक्सचेकर है, राजस्व का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बसेस का रूट डाइवर्ट था। तो ये सारी मांगों के साथ हमने एक PIL फाइल की और 10 जुलाई को मानयोग हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए, लैंडमार्क ऑर्डर देते हुए शंभू बॉर्डर को 5 महीने बाद खोलने का काम किया और एक व्यापारियों को मजबूत करने का काम किया, व्यापारियों को सहारा लाने का काम किया। और जो रेडी फड़े वाले गरीब लोग थे, जो अपनी रोज 500,000 रुपए की कमाई करते हैं अंबाला के, उनको एक सहारा देने का काम किया, जिसके बाद मैं हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। पर आज हरियाणा सरकार ने जो इस बारे में किया है और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ही ऑर्डर के आदेशों की चुनौती दे दी है उस ऑर्डर को, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हरियाणा सरकार ने किया है। अभी ना ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, तो क्या अब आगे का अपडेट है इसमें? जी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और 19 जुलाई को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। न्यायाधीश सूर्यकांत जी और जस्टिस उज्जवल भयुन की खंडपीठ में इसकी सुनवाई होगी और इसमें सरकार ने इस आदेश को ही चैलेंज कर दिया कि शंभू बॉर्डर जो खोला गया है, खोलने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इस ऑर्डर को। मैं 19 जुलाई को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है जिसके आगे शंभू बॉर्डर का मामला आ रहा है, वहां पर अंबाला के व्यापारियों की आवाज को बुलंद करूंगा, अंबाला के रेडी फड़ी वालों की आवाज को बुलंद करूंगा, अंबाला के गरीब लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा और अंबाला और शंभू में रहने जो गांव हैं हमारे अंबाला को लगते हुए, उन तमाम निवासियों की और दिल्ली से लेके कश्मीर तक के जो व्यापारी हैं जिनका सामान जाता है दिल्ली से कश्मीर तक, जिनके व्यापार चलता है, उन सब की आवाज को बुलंद करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले जितनी भी जनहित याचिकाएं आई हाई कोर्ट में, वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर आई थी कि किसानों को रास्ता नहीं दिया जा रहा। पर मेरा जो कंसर्न हाई कोर्ट में जाने का था वो ये था कि किसानों को तो जाने नहीं दिया जा रहा, पर इनके कारण व्यापारियों को बेहद नुकसान हो रहा है। व्यापारियों को नहीं, हर किसी को नुकसान हो रहा था। अब दिल्ली एयरपोर्ट से कोई आया है फॉरेन से, कोई बाहर से आया है दिल्ली, उसने पंजाब अपने घर जाना है, तो उसको 3 घंटे का सफर तय करके अलग से, मतलब 3 घंटे उसको चंडीगढ़ आने के बाद, उसके बाद पंजाब एंटर करने का अलग रास्ता। तो ये सारी परेशानियां क्या मानते हैं जो सरकार है वो इस फैसले के खिलाफ क्यों जा रही है? क्या लगता है कोई डर है सरकार को किसानों का? देखिए किसानों का डर है, किसानों का डर है। मैं उसकी ऑन कैमरा कह रहा हूँ किसानों का डर क्या है, जो कि किसानों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने किसानों की अब अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान हिंसक थोड़ी हैं। हाँ, किसान हिंसक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जायज कहा। मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा, शोबाजी ना करें, अपना निशाना मछली की आंख की तरह MSP की गारंटी रखें, कोई कंबाइन ना बनवाएं, कोई ट्रैक्टर ना लेकर जाएं, कोई बड़ी बड़ी क्रेन ना अपने आप को मॉडिफाई करवाएं। सिंपल रूप से पंढेर साहब, डलेवाल साहब और अन्य जो नेता हैं वह दिल्ली की तरफ जाएं, छोटी गाड़ियों में जाएं। जैसे नॉर्मल अगर मैंने दिल्ली जाना तो अपनी छोटी गाड़ी में जाऊंगा, जो भी मेरे पास गाड़ी है उसमें जाऊंगा, मैं ट्रैक्टर में थोड़ी जाऊंगा। और पूर्व CM जो रहे ना मनोहर लाल, उनका भी बयान आया था कि वो जो बॉर्डर पर बैठे हैं या जो धरने पर बैठे हैं वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो मशीनें लेकर, हथियार लेकर और डराने की मंशा जो ऐसा काम कोई किसान करता है उसे किसान नहीं मानता। अगर कोई इस तरीके से गन वगैरह लेकर कोई ऐसा वहां पर अगर कोई अल्सर है, अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे दी जाए, मैं इसकी शिकायत भी करूंगा और प्रॉपर अथॉरिटी तक, केंद्र से लेकर सरकार, राज्य सरकारों तक और पुलिस तक मैं ऐसे मुद्दों को लेकर जाऊंगा। क्योंकि किसानों को बदनाम करने की भी समय समय पर साजिश रची जाती है। पर किसानों को बदनाम होने से बचने के लिए किसानों पे एक तरीका है, आप आंदोलन ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर पे जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वकील एकता आपके साथ खड़ी है। आप वहां पे बड़े बड़े दिल्ली से फैसले हुए हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली से कामयाब हुआ था, उससे ही केजरीवाल बने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्हीं केजरीवाल से भगवंत मान बने जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। जब एक आंदोलन से आप 2 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो किसानों को क्या प्रॉब्लम है? NH हाईवे बंद करना किसी चीज का इलाज नहीं है। किसी को परेशान कर कर अपनी मांग मनवाना न्याय संगत नहीं है। इससे किसानों की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है। किसानों के प्रति जो लोगों का एक मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो रही है। क्योंकि अन्नदाता,
अन्नदाता का मतलब जब किसी वर्ड के पीछे दाता आ जाए तो उसके आगे हमारा सजदा होता है, सलाम होता है, उसके आगे हम झुकते हैं। पर अन्नदाता अपनी छवि को मजबूत करे, हम अन्नदाता के साथ हैं। और पीआईएल में मैंने इसीलिए डाली थी, और अपनी पीआईएल में हमने एक भी लफ्ज किसानों के खिलाफ नहीं था। कहीं ना कहीं जो पंढेर साहब थे उन्होंने मीडिया में कहा कि ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने डलवाई है पीआईएल। पर पंढेर साहब, ये पीआईएल गवर्नमेंट ने नहीं डलवाई थी, ये इस दास ने व्यापारियों के लिए डाली थी, ये इस वासु शांडिल्या ने रेडी फड़ी वालों को देखते हुए डाली थी, जिनका व्यापार खत्म हो चुका था और अंबाला स्टारवेशन की तरफ, भुखमरी की तरफ जा रहा था। अगर सरकार को, मैं वही सोच रही हूँ कि सरकार को किसानों का डर है, चलो कहीं ना कहीं, कि वो गलत तरीके से या कानून को तोड़कर दिल्ली कूच करने की बात करते हैं, लेकिन जहां पर बात की जाए अगर व्यापारियों की, कारोबारियों की या आम जनता की, जो हर दिन इस चीज से परेशान है, तो वो सरकारों को नहीं दिख रहा, नुकसान भी तो हो रहा है करोड़ों का। वही मैंने अपनी पीआईएल में इसी मुद्दे को उठाया था कि सरकार को नुकसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के साथ बैठ के किसानों के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और उसमें स्पेसिफिक लिखा जाए कि आप ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, कंबाइन लेकर नहीं जाएंगे। फिर ये मुद्दा उठता है कि हमारा राइट है हम किसी भी गाड़ी में जाएं। और कौन सा ट्रैक्टर में आज तक दिल्ली कौन गया है? ट्रैक्टर का जो काम है वो ट्रैक्टर तो वही काम करेगा। ट्रैक्टर का काम तो हल जोतने, वो है खेत जोतने का है, वो करेगा वो काम। कंबाइन का काम तो खेत में है, तो आप उसको क्यों लेके जा रहे हैं रोड पे? आप क्यों इरिटेट कर रहे हैं? क्यों आप सरकार से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि आप दुश्मन हैं हमारे? आप दुश्मन थोड़ी हैं, आप समाज का पार्ट हैं, आप देश की लाइफ लाइन है, आप इंडिया की लाइफ लाइन है। आपके बगैर हमारा सहारा, हमारा कुछ है ही नहीं। किसानों के प्रति देश की गति ही नहीं है। तो किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को भटकाया जा रहा है। जो किसानों के लीडर है, मैं उन्हें मांग करूंगा कि एक अपना अनुशासन लेकर आए। आपकी जो किसान यूनियन है उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आप समाज को पथ प्रदर्शक करने की भूमिका में अब आ गए हैं किसान, क्योंकि 1 मिनट में एक मैसेज तो किसान इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल लोग इकट्ठे नहीं हो पाते इतनी जल्दी। किसानों के पास जब ताकत है तो किसान उसको सही दिशा में ठीक करें। और सरकार, मुझे मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान हो, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है वो। और वह निश्चित तौर पर अगर किसान उनसे बात करेंगे तो वह कोई ना कोई एमएसपी को लेकर हल निकाल के देंगे। तो क्या लगता है आपको, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाकर इस मुद्दे पर आगे आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल। शंभू बॉर्डर खुलने की संभावना कब तक दिखाई दे रही है? संभावना है, हाई कोर्ट ने बोल दिया। कल भी मेरी एक पीआईएल लगी थी खनौरी को लेकर, हमने उसमें भी हाई कोर्ट को कहा कि खनौरी खोला जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अभी एक बार शंभू बॉर्डर खुल जाए, उसके बाद हम खनौरी बॉर्डर खोलने के लिए आदेश पारित करेंगे। और हमने वही हाई कोर्ट को कहा कि आप क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि हाई कोर्ट ने किसानों के लिए खोला है कहीं ना कहीं बॉर्डर। तो हाई कोर्ट ने कल मेरी पीआईएल में क्लैरिफाई भी किया ओपन कोर्ट में कि ये फॉर जनरल पब्लिक सबके लिए हमने जो शंभू बॉर्डर को खोला है। और तीसरा, मैंने हाई कोर्ट से मांग की है कि गाइडलाइंस इशू हो। कोई भी अगर नेशनल हाईवे को जाम करता है, विद इन 1 आवर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसको विद इन 1 आवर ही अरेस्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी एनएच को जाम ना करे। आप जंतर मंतर पर जाओ, आप आंदोलन ग्राउंड में जाओ। आप हरियाणा के सीएम ने कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है तो आप हरियाणा सीएम निवास के बाहर जाएं। पंजाब के सीएम ने किया तो पंजाब सीएम के बाहर जाएं, गवर्नर निवास के बाहर जाएं। पर नेशनल हाईवे को बंद करके आप बहुत लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे परेशानी से ना तो आपकी मांगे कभी पूरी होंगी, ना देश का हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ पाएगा। तो किसानों को नेशनल हाईवे को छोड़ना चाहिए और केंद्र सरकार जंतर मंतर आंदोलन ग्राउंड के अंदर जाकर अपनी मांग को रखना चाहिए। निश्चित तौर पर मीडिया उनकी आवाज उठाएगी, हम वकील उनकी आवाज उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मैं किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस लड़ने के लिए तैयार हूं, पर वो नेशनल हाईवे को छोड़ें और आगे बढ़ें। ठीक है। इसके अलावा आप जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर और धार्मिक गतिविधियां जो है उनमें भी बड़े ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपने धर्म को लेकर भी क्या आप सोच रखते हैं? और सोशल इश्यूज को लेकर, जैसे जनता से, जो जनता के सरोकार के जो मुद्दे रहते हैं उनमें भी आप खासी दिलचस्पी रखते हैं, ये हमने देखा है आमतौर पर, क्या कहेंगे? जी देखिए, जितना मैं अपने वकालत के प्रति कट्टर हूँ उतना ही मैं अपने धर्म के प्रति भी कट्टर हूँ। पर इस कट्टरता को मैं नफरत में नहीं बदलने दूंगा कभी भी। और समाज को भी यही संदेश दूंगा कि कट्टर रहिए अपने समाज के प्रति, पर दूसरे धर्मों में कोई ऐसे बयानबाजी करके नफरत ना फैलाई जाए जिससे समाज में द्वेष बने। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, इस नारे को लेकर ही मैं चला था। और बचपन से ही मैं भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, राजगुरु को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस हों, अशफाक उल्लाह खान हों, ये सब ऐसे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून बहा इस देश की आज़ादी के लिए।
देशभक्ति को लेकर भी आपकी बहुत सारी ऐसी जी सुनने में आती रहती है देशभक्ति चीजें। मुझे क्या पक्के देशभक्त है? जी देशभक्ति के गुरु मुझे मिले अपने पिता से, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं पूरे देश में अपनी जान हथेली पर रखकर। उनसे मुझे गुरु मिले और मैं अपने पिता के साथ दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जब वो आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेकर गए तो मैं उनके साथ। आपका एक वीडियो भी हमने देखा है, बड़ी छोटी उम्र में 3 या 4 साल की उम्र जी, वो शायद उसी रही रथ होगी, यात्रा का वीडियो है जब जिसमें मैं आप नारे लगा रहे थे भारत माता जी की उस जय। टाइम मैं नारे लगा रहा था, देश की रक्षा करना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, भारत माता हमने की वीडियो जय। देखा था वो मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी, मुझे 2 साल की आयु में ही उन्होंने भारत माँ की जय करने का संदेश दिया और वो आज तक वो देशभक्ति मेरे में बढ़ती गई। और स्कूल में भी कॉलेज में भी मैं भगत सिंह बनता था। जब मैं बचपन में मुझे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो मुझे भगत सिंह बनने का बहुत शौक था। अच्छा। और मुझे भगत सिंह की किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। भगत सिंह कहते हैं तो कहीं ना परिवार का इन्फ्लुएंस भी बहुत मैटर करता जी, है बहुत कि मैटर आप करता किस है। पारिवारिक परिवेश में या जी, माहौल बिल्कुल में करता पले है। बड़े हैं ना। वो भगत सिंह कहते हैं जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे जाया उठते करते हैं। बिल्कुल। और चाहे वो शहीदों के प्रति हमारी सोच हो, शहीदों को जब मैंने उनको पढ़ा, शहीदों को कि जो उनका सेक्रीफाइस है, आज कहाँ जा रहा है देश का युवा। अच्छा वासु जी, एक और सवाल है, जैसे हाईकोर्ट में ना ये धारणा है कि जो केस है वो वकील का चेहरा देखकर लड़े जाते हैं, कानून देखकर नहीं, ऐसा सुनने में आता है। कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पंजाब हरियाणा। जी देखिए, ऐसी बार रूम्स में र्यूमर्स रहती हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जब हम किसी कंपटीशन में जाते थे ना अपने जब स्कूल कॉलेज लाइफ में, तो ऐसा जब हम हार जाते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज होते थे। हाँ। तो जब हम हार जाते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता तो कहीं ना गुस्सा निकालने के लिए कहा जाता था यार पार्शियलिटी हुई है हमारे साथ। ठीक है। और कई बार मैं भी हारा तो मैंने भी ये बोला, पर कहीं ना कहीं जब मैंने उसको बात को सारा सोचा उस चीज को कि यार मेरे में क्या कमी थी, तो कहीं ना कहीं कमी मिली मुझे कि यार मुझे कमी थी और जो जज ने डिसीजन दिया वो ठीक दिया। तो यही हाई कोर्ट में है, मेरिट पर आपका केस होगा तो जरूर आप कामयाब होंगे। अभी एक मेरा केस था, पोक्सो का मैटर था, अंबाला में 20 इयर्स की उसमें पनिशमेंट हुई थी। मैं हाई कोर्ट में 1.5 साल में उस व्यक्ति को मैंने उसकी सेंटेंस थी उसको सस्पेंड करवाया हाई कोर्ट से। क्या केस था, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए मैम, एक वो पोक्सो का केस था, एक डिस्क्लोज मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा वो नाम वगैरह। 17 साल की लड़की थी और 21 वर्ष का लड़का था, उनकी फ्रेंडशिप थी। तो उसका फादर ने कंप्लेंट करवा दी कि वो दोनों घर से भाग गए हैं। उसके लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी कि किडनैप करने की। अच्छा। उसके बाद लड़के के ऊपर पॉक्सो के चार्ज लगे, रेप के चार्जेस लग गए। अच्छा। उसके बाद जब सारा स्टेटमेंट्स लड़की ने दी तो लड़के के फेवर में दी, पर उस कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो उसके अंदर लड़के के अगेंस्ट आई। पर फिर भी हमने इसको पेचीदा रूप से बहुत हाई कोर्ट में लड़ा इस केस को, और एक एक पॉइंट करके मैंने हाई कोर्ट को बताया इस केस में। और हाई कोर्ट ने भी सुना उस केस को, क्योंकि उसके अंदर पुलिस ने भी बहुत कमजोरियां थी केस में, पुलिस के द्वारा भी, और सेशन कोर्ट ने भी कई गलतियां की थी उस कोर्ट में केस में। तो उसके बाद हमने उसको 1.5 साल में, मतलब ये मेरा फर्स्ट ऐसा केस था हाई कोर्ट का भी जिसमें 1.5 साल में कोई बाहर आया हो जेल से 20 साल की सजा में। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, मेरिट पे आप लड़ोगे, अपनी बुलंद आवाज के साथ कोर्ट को बताओगे, कोर्ट को एक्सप्रेस करोगे अपनी चीजें, और कोर्ट से जस्टिस लेना पड़ता है, खींचना पड़ता है, कोर्ट को समझाना पड़ता है, काले कोर्ट की ताकत दिखानी पड़ती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में कुछ जाकर बोलो ना, अपनी प्रेजेंटेशन आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है कोर्ट में, क्योंकि वो माई लॉर्ड है, जिनके आगे माई लॉर्ड लगा हुआ है, जस्टिस है, वो इनका नाम भी जस्टिस है, वो डिलीवरी जस्टिस करते हैं। तो उनके ऊपर ऐसी टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो मैं नहीं समझूंगा, मेरिट के बेस पे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर जगह मेरिट के बेस पे फैसले होते हैं। और कहीं ना कहीं हम दुख जरूर लगता है जब केस हार जाते हैं, पर ये जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अच्छा, इस प्रोफेशन में स्ट्रगल किस तरह का होता है, अगर बात की जाए कि संघर्ष क्या रहता है वकालत के प्रोफेशन में? देखिए, वकालत इज इक्वल टू संघर्ष, लॉ इज इक्वल टू चैलेंजेस। चैलेंज तो हर किसी फील्ड में है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके लिए रोज एक नया चैलेंज है, और मैं ये मानता हूं कि आपके लिए हर दिन आपका चैलेंज होना चाहिए। हर दिन ये सोचना चाहिए कि कल जो किया था आज उससे मैंने अच्छा करना है। चाहे वो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी हों, उनके लिए भी वकालत एक चैलेंज ही रहेगी। उनके खून के अंतिम कतरे तक जब वो श्वास त्यागेंगे, उस दिन तक वो हमारे लिए वकालत चैलेंज रहेगी। क्योंकि हमारा तो ये नहीं है कि एक हमने किताब पढ़ ली बस खत्म। हमारे तो रोज सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आ रही हैं, रोज हाई कोर्ट नई जजमेंट्स दे रहा है, हमें तो रोज उससे गो थ्रू होना है कि आज क्या आया,
आज जो कल ऑर्डर हुआ था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स तो नहीं कर दिया, तो हमारे तो रोज हमारा तो काम ही पढ़ने का है। तो जितना पढ़ेंगे उतना हमको ज्ञानवर्धक हमारा होगा, बुद्धि हमारी बढ़ेगी और उतना हमारा माइंड बढ़ेगा, उतना हम आगे कोर्ट को जाके प्रेजेंट कर सकेंगे। क्योंकि वकील का काम होता है कोर्ट को बताना। अब जज के पास बहुत सारे केसेस हैं, बिल्कुल वकील को इसलिए लोग करते हैं ताकि हमारी चीज को समझा पाए। फिर उस केस को निछांट कर उसमें से एक ऐसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं जो अलग हो, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो, जिससे जज को लगे कि हाँ इस पॉइंट्स में दम है। वो तभी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स आएंगे जब हम गो थ्रू करेंगे जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की। तो ये वकालत तो एक समुंदर है, इसके जो एक बार इसका जो जिसने इसमें स्विम कर लिया, जो इसमें बन गया तैराक जिसको इसका बन गया, तो उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। संघर्ष जरूर है इसमें शुरू में। अच्छा, कोर्ट रूम में उसी तरह से हियरिंग और वो सब चीजें होती हैं जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट नॉर्मल कोर्ट्स बने हुए हैं, फिल्मों में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया जाता है, पर कहीं ना कहीं सामने जज होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, हमारे लेफ्ट साइड रिस्पोंडेंट्स की तरफ से हम करते हैं और पिटिशनर की साइड से हम राइट साइड करते हैं और लेफ्ट साइड रिस्पोंडेंट साइड करते हैं, और बीच में हमारा कंप्लेनेंट साइड होता है। अगर जैसे कोई केस है जिसमें एफआईआर हो रखी है तो मैं उसकी साइड से हूँ, जो अक्यूज्ड है तो मैं राइट साइड खड़ूंगा। अगर कोई जिसने जो गवर्नमेंट है जिसने एफआईआर की है वो रिस्पोंडेंट साइड से लेफ्ट साइड खड़ेगी, और जो उसमें कंप्लेनेंट है वो बीच में खड़ता है। तो 3 डाइस है हमारे हाई कोर्ट में, हर जगह वैसे पूरे देश में। दिल्ली हाई कोर्ट में गया, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, मैं चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है, बेंगलोर हैदराबाद हाई कोर्ट ऐसा ही है, केरला हाई कोर्ट ऐसा ही है। तो हर जगह यही सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहते हैं, कोई इस तरह का केस भी आपने आज तक कोई देखा है प्रैक्टिस के दौरान जो बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए भी हो, कि सुन के लगे कि वाकई ऐसा भी हो सकता है, या कोई ऐसा हैरान कर देने वाला कोई मामला अगर आया हो आपके? देखिए, भारत के समय में बहुत हैरान करने वाले मामले आए। अभी मैं युवा वकील हूँ, मैं चाहता हूँ हैरानी ना ही हो देश को, हमारा देश शांत रहे, हमारा देश में शांति बनी रहे, एकता और अखंडता बनी रहे, भगवान कोई ऐसा कृत्य ना करवाए। पहले कोरोना की मार भी बहुत झेली हमने इस देश में, तो शांतमय हमारा देश रहे और सब शांति से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में बने रहें। और जैसा भी वकील के लिए तो हर केस ही हैरान करने वाला होता है। जब केस बन गया तो हैरानी तो अपने आप आ गई वहाँ पे, जिसके ऊपर केस होगा वो हैरानी तो होगी उसको कि मेरे ऊपर केस हो गया। तो हर केस हैरानी वाला होता है। ऐसा बहुत ऐसी तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी अगर मैं हैरानी वाले केस बताने लग गया आपको। किसान आंदोलन को ना आतंकवाद से जोड़ के भी कई बार देखते हैं या बोल देते हैं कि जी वहां पर किसानी नहीं बैठे हैं, वहां पर तो खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कहना गलत है, किसानों को ऐसी संज्ञा देना, इन शब्दों को प्रयोग करना, खासकर किसानों को। कहीं ना कहीं खालिस्तान की एक्टिविटीज पंजाब में रहती हैं, खालिस्तान मजबूती से कार्य करता है, पर हमारी गृह मंत्रालय हो चाहे पंजाब की सरकार हो, इन्होंने मजबूती से खालिस्तान जो समर्थक है उनके खिलाफ कार्य करने का काम किया, और इसके लिए हम तारीफ भी करते हैं। और अदालत के माध्यम से भी अगर कोई देश की एकता और अखंडता को, शांति को भंग करने का काम करेगा तो वासु शांडिल्या उनके खिलाफ अदालत से जमीनी स्तर से लेकर अदालत तक कार्य करने का काम करेगा। और किसानों पे जो टैग लगे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा किसानों को बोलता है तो बेहद गलत है। ऐसे किसान ना थे ना हैं, वो कुछ कहते हैं ना भीड़, उसमें मछली जब पूरे तालाब को, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए पंजाब में जिससे किसान बदनाम हुए। पर अब किसान ठीक राह पे चल रहे हैं। अब उनको दिल्ली जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पर वो जाएं शोबाजी करके ना जाएं, अपना नॉर्मल कारों में जाएं, गाड़ियों में जाएं, ताकि उनकी मांगों को माना जाए और किसान फिर से खेतों में अपना काम करे और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। एक और सवाल वासु जी, ये जो नए कानून अब से इम्प्लीमेंट हुए हैं, कितना फर्क बदलाव है पहले के कानूनों में और इन कानूनों में, और कितनी ज्यादा पेचीदगियां हैं जिनको सुलझने में टाइम लगेगा, इन सारी चीजों को मतलब एक पैटर्न में आने में समय लगेगा? जी देखिए, भारत की मोदी सरकार ने ये नए कानून बदलने का काम किया, क्योंकि हम पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों के बनाए कानून पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ मोदी सरकार का, उन्होंने चेंज किया इसके अंदर, क्योंकि बड़ी सरकारें आई, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने इस बारे में सोचा, क्योंकि ये कानून बदले हैं, हमारा काम ही पढ़ने का, हम वो पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब भारत का अपना कानून होगा जिसे 200 साल से नहीं बदला गया था। भारत में बहुत कुछ बदला पर कानून नहीं बदले, और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत चीजें डाली हैं, जिसमें जो हमारे कंप्लेनेंट है उसको काफी फेवर दिया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
कई बार ऐसा होता है झूठे मामले दर्ज होते हैं, उनको काफी सहूलतें दी गई हैं केंद्र सरकार द्वारा। अगर अब आपके घर पर कोई सर्च कर रहा है, कोई पुलिस सर्च कर रही है, तो वो वीडियोग्राफी में होगा। पहले पुलिस की मनमर्जी चला करती थी, पर ऐसा नहीं होगा। तो इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं हर किसी को मजबूती देने का काम किया। पुलिस को भी मजबूती दी कार्रवाई के लिए, बिल्कुल, अक्यूज्ड को भी मजबूती दी अपनी पैरवी करने के लिए, कंप्लेनेंट को भी मजबूती दी किसी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। तो बहुत कुछ बदलेगा, और मैं जल्दी आपके चैनल के माध्यम से एक हम इंटरव्यू दोबारा हम करेंगे। मैं पूरा गो थ्रू अभी कर रहा हूँ उसको, तो हम जनता तक ये सारे जो कानून, जो मुख्य उसमें बिंदु हैं, उसको लेकर जाएंगे। और इसके लिए मैं इस निर्णय का, केंद्र सरकार का स्वागत करता हूं, जो अंग्रेजों के कानून को बदलकर भारत को नया कानून दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारत को दिशा और दशा दिखाने में हमेशा आगे रहती है। चाहे 370 का मुद्दा हो, हटाने का काम किया, चाहे वो नरेंद्र मोदी ने किया, बड़ी बड़ी सरकारें, पर ऐसा किसी ने नहीं किया। पर नरेंद्र मोदी जी ने उसके 370 को हटाकर पूरे देश में एक झंडा, एक संविधान का संदेश दिया। और ऐसा ही होना चाहिए। देश में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, था और रहेगा। आपसे जब बात की ना, एक सवाल और मेरे मन में आया कि आपने बताया मेरे रोल मॉडल हैं जो भी सारे देशभक्त हमारे रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो आज का जो यंगस्टर है या यूथ है, उनके तो रोल मॉडल होते हैं जी पॉप स्टार, रॉक स्टार और मूवी स्टार्स होंगे, फिल्म स्टार होंगे। तो इस सोच के पीछे की वजह भी बता दो, दर्शकों के लिए एक मैसेज जरूर जाएगा। आप मुझे किसी भी शहीद की फोटो दिखा दीजिए देश के, मैं उसको बाय नेम पहचान लूंगा। कोई भी होगा, कोई भी शहीद हो। आप अभी एग्जांपल भी ले सकते हैं इस चीज का, अगर आप अभी लाइव करना चाहें तो देख सकते हैं। पर आज के युवा को इस बारे में नहीं पता। अगर 10 शहीदों की फोटो होगी तो एक सिर्फ भगत सिंह को ज्यादा लोग जानते हैं। कई लोग तो उसमें भी कई बार उसमें भी भूल जाते हैं कि राजगुरु कौन था, सुखदेव कौन था। अगर हम भारत के धरोहर को ही भूल जाएंगे, देश के धरोहरों को ही भूल जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे आप सोच सकते हैं। मेरे जो रोल मॉडल थे ये सब शहीद भी थे, और मेरे पिता ने, वो भी मेरे रोल मॉडल हैं, जिन्होंने मुझे शहीदों के प्रति जागरूक किया, मुझे देशभक्ति के तरफ मेरे को ध्यान दिया, और मुझे हमेशा देशभक्ति की तरफ जाने के लिए सलाह दी, देशभक्ति की तरफ प्रेरणा दी कि देशभक्ति के कार्य ही करने हैं। और उसी माध्यम से, चाहे मैं बचपन की बात हो, चाहे मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैंने 3 साल का था जब मुझे, 4 साल का था जब मुझे प्रथम स्थान मिला था अम्बाला में। डीसी थे हमारे अम्बाला के, उन्होंने मुझे प्रथम अवार्ड दिया था। और मेरा गाना, मेरा पहला जो लफ्ज मेरे मुंह से निकला था, मेरा रंग दे बसंती चोला था। जब मैं गीत भी गाता हूँ काफी छोटी उम्र से ही, मतलब आप में वो चीज़, मेरे को गाने बजाने का शौक था। मैं स्कूल में अपने बेस्ट सिंगर भी रहा, 10th तक, +2 तक मुझे अच्छा शौक था। म्यूजिक इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। तो मेरे बचपन से जो मेरा पहला गाना मैंने सीखा था वो मेरा रंग दे बसंती चोला था। मैं देश को भी यही, जो युवा पीढ़ी है, माता पिता जो मुझे सुन रहे हैं बच्चों के, वो अपने देश को, बच्चों को सनातन के प्रति मजबूत करें। अगर कोई सिक्खी से रिलेटेड है उसको सिक्खी के प्रति उसको मजबूत करें। हिंदू सिख तो है ही एक सिक्के के 2 पहलू। जब मैं गुरुओं की हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो आंखों में से रोना आ जाता है। जब साहिबजादों के बारे में पढ़ता हूँ तो रोना आ जाता है। ऐसे ही हमारे बलिदानी वीर हकीकत राय भी थे सनातन के, जिनकी हिस्ट्री को पढ़ो बहुत रोना आ जाता है। उनका भी बलिदान साहिबजादों के तरह ही था। तो इन सब चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, युवा पीढ़ी को ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए, शहीदों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इन शहीदों ने देश को आजाद करवाया, तिरंगा दिलवाने का काम इन शहीदों ने किया। भगत सिंह, राजगुरु, आज नाम नहीं याद, मैं आपको गिनती पर 50 नाम गिनवा सकता हूँ शहीदों के। इसको लेकर सरकारों को, विद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजों को जाना होगा। और मेरा अगले टारगेट यही है, मैं स्कूल कॉलेजेस में मेरे ये कैंप्स लगा करेंगे जिसमें मैं शहीदों की बात रखा करूंगा। लॉ के रिलेटेड मेरे लीगल एड कैंप्स में लगा रहा हूँ गाँवों में, ताकि लोगों को जो वो परेशान है, उसके बारे में भी बताइए, जो आप लीगल एड कैंप्स भी लगाते हैं। जी मेरे जल्द सरकार के साथ भी आप, जी मैं स्टूडेंट लाइफ से ही हरियाणा लीगल एड सर्विसेज में काफी मैं रहा हूँ, इंडल्ज रहा हूँ, क्योंकि ये इनका एक हर स्टेट का अपना लीगल एड होता है, उसमें मैं रहा हूँ स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से, सॉरी। तो उसके बाद अब मैं अपना लीगल एड कैंप अब शुरू कर रहे हैं। हम, हमारी टीम मैंने तैयार की है। मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टर अदीश अग्रवाल, उन्होंने मुझे इसकी नॉर्थ डिवीजन का यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो इसमें हम फॉरेन में भी ट्रिप्स रहते हैं, हमारे जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको लेके। तो अभी हमारा सर के साथ एक जल्द फॉरेन में भी ट्रिप जाएगा। उसके बाद उसमें हमारी सारी लीगल एड, इंडिया के जो लॉज हैं, वहाँ पे क्या लॉज हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है, वो सारे लीगल एड कैंप्स हम लगाएंगे। और उसके बाद मैं गाँव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक गाँव जाकर, मेरा एक सैटरडे संडे का मैं दिन रखूंगा, हर गाँव में हम जाएंगे, चाहे वो अम्बाला का कोई गाँव हो, चाहे वो हरियाणा कोई गांव हो, चाहे चंडीगढ़ का। अभी हम एक राज्य से शुरू करेंगे, उसके बाद हम कड़ी दर कड़ी हर इसको पूरे इंडिया लेवल तक फैलाने का काम करेंगे। और पहला मैं ये शुरुआत इसकी मैं अम्बाला से करूंगा, क्योंकि अम्बाला
शहर मेरा अपना शहर है, वहां से मैं आता हूँ, मेरा जन्म स्थान है। अब मेरा कर्म स्थान चंडीगढ़ है क्योंकि मैं हाई कोर्ट में होता हूँ, पर मैं अपने जन्म स्थान से इसकी शुरुआत करूंगा और गांव-गांव जाकर जो लोग पीड़ित हैं, जिन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा, समाज के आखिरी नागरिक तक जस्टिस पहुंचाने के लिए मैं कार्य करूंगा। कितना जरूरी मानते हैं वासु जी आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने धर्म से जुड़े रहना, या जिस तरीके से आप खुलकर बात करते हैं, और यूथ को भी क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे, और अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी इंसान के लिए कितना जरूरी है? देखिए, सनातन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। सनातन हमें दशा देता है, दिशा देता है। सनातन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हमारे ग्रंथों में रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबल हो, चाहे आपकी कुरान शरीफ जी हो, इन सबको अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिलेंगे। आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जीने का ढंग क्या है आप हमारे ग्रंथों से पूछ सकते हैं। किसी समाज में चलने की राह क्या है आप हमारे ग्रंथों से पूछ सकते हैं। तो इन सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमारे पास, हमारे घर में हमारे पिताजी ने हमें गुरु ग्रंथ साहब भी हिंदी में लाकर दी। क्योंकि अम्बाला से पंजाबी नहीं आती थी, अब मैं पंजाबी सीख चुका हूँ। धीरे धीरे मैं पंजाबी सीख रहा हूँ क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब में रहना है, तो अब कुरान शरीफ मेरे पास हिंदी में है। तो ये सब चीजों को पढ़ना चाहिए कि किसने क्या बात रखी, किसने, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, फिलोसफर लिख के गए। गुरु ग्रंथ साहब ने गुरुओं की बाणी है, गुरुओं ने उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। हमारी महाभारत है, उसमें एक बहुत लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके, जो आप डेली बेसिस पे, जिसको मन में रखकर आप काम कर सकते हो। बहुत एग्जांपल्स हैं रामायण में, हमारे बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं। भाइयों के प्रति प्यार दिखाया गया, बहुत कुछ दिखाया गया। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको लेकर चलूंगा। तो अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना चाहिए और अपनी संस्कृति को मजबूत करना चाहिए। और मेरा एक नारा है, कट्टरता से नहीं, प्यार से समाज को जोड़ना है। धर्म के प्रति कट्टर रहिए, पर समाज में नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। कट्टर रहिए धर्म के, जिस परमात्मा ने जिस धर्म में आपको भेजा है उस धर्म में मजबूती से उस धर्म का प्रचार कीजिए। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी भी धर्म में आप हो उसका प्रचार कीजिए, पर उस धर्म की आड़ में आप नफरत ना फैलाइए। बिल्कुल। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि कट्टरता से नहीं, प्यार से जोड़ना है, देश को जोड़ना है। जिस शहीदों ने खून देकर, फांसी पे चढ़कर इस देश को मजबूत करा, उस देश को हम ही लोग, कुछ हमारे बीच के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म को हथियार की तरह जो इस्तेमाल करते जी, हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। में देखो भगदड़ हुई जी, ये उसके बाद जगन्नाथपुरी का भी अगले दिन आ गई कि इसके लिए भी गाइडलाइंस बननी चाहिए कि भीड़ को लेकर गाइडलाइंस बननी चाहिए, ताकि, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं, इन सबको लेके गाइडलाइंस नहीं है। अब मुझे लगता है सरकार बनाएगी, इसको लेके हम रिप्रेजेंटेशन भी दे देंगे एक सरकार को। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक धार्मिक स्थलों पर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर आज सनातन का जो प्रचार हो रहा है वो बहुत हो रहा है, खूब प्रचार हो रहा है, जिसके बाद लोगों में एक जागरूकता आई है। कहीं ना कहीं खुशी, एक खुशी के पात्र है हमारा सनातन धर्म कि हमारे लोगों में जागरूकता आई है। और इसको, जागरूकता को बढ़ाना है, युवा पीढ़ी तक लेकर जाना है और इसको सही ढंग से लेकर जाना है। और ये अंधभक्ति जो फैल रही है समाज में, चाहे हाथरस का कांड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को, हमारे बहुत इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, हमारे बहुत देवी देवता हैं, आप वहां जाइए। हमारा ये जो सनातन धर्म है ये सर्वोपरि मानते हैं जिसको, लेकिन इसी धर्म की आड़ में बहुत सारे ढोंगी बाबा और वो सब भी है, अंधविश्वास भी बहुत है, जो लोगों के भावनाओं के साथ भी खेलते हैं और उनका सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं। तो ये भी गलत है ना। हर व्यक्ति की अपनी कॉन्शियस होती है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि एक बंदा क्लेम समझ लेता है अपना, अगर मैं किसी मंदिर में माथा टेक रहा हूँ और वहां जाने से मेरा काम कोई बन गया तो मेरी उस मंदिर के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। अगर मैं आपको ही कह दूं कि मैडम मुझे आपसे ये काम है, और अगर आपने कहीं ना कहीं कह दिया कि ये वासु जी आपका काम हो जाएगा, परमात्मा आपका काम करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ जाएगी कि हाँ जी आपने कहा था। कई बार सरस्वती किसी भी मुख पर भी आ सकती है, पर कहीं ना कहीं समाज को देख कर, भाल कर, क्योंकि जो और लोग भी हैं, मैं बाबाओं को ढोंगी नहीं कहूंगा, कहीं हो सकते हैं, वही बात आ जाती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सनातन में बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, हमारे सिख धर्म में बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, हमारे मुस्लिम धर्म में बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, ईसाई धर्म में बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, जो हमें जीवन का रास्ता दिखाती हैं आगे चढ़ने का। वो थिंक टैंक है समाज के। तो ढोंगी बाबा वो इस तालाब की मछली है जो हमें खराब करती है। हम सबको अपनी कॉन्शियस से सोचना चाहिए और किसके साथ हमने जुड़ना है, अपना पूरा माइंड अप्लाई करके जुड़ना चाहिए हर किसी को, ताकि अंधभक्ति का टैग किसी पर ना लगे और ताकि हम एक सही दिशा में जाएं। अगर आपको कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसके साथ जुड़ने में कोई नुकसान मैं नहीं समझता है।
अभी भविष्य को लेकर किस तरह के प्लान हैं आपके, क्योंकि आप तो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे धर्म की बात हो, लोगों से जुड़े मुद्दों की बात हो, सोशल इश्यूज को लेकर। एलएलएम आपने की ना अभी कंप्लीट? हाँ, अब आप आगे का क्या जी, अब मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे बचपन से शौक था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। अच्छा। ये शौक तो चलो था ही, पर अब मैं डॉक्टरेट में बहुत तरह की पढ़ाई होती है। मैं क्रिमिनल लॉज ही मेरी फेवरेट है, क्रिमिनल लॉज में मैं करूंगा। तो क्रिमिनल में कुछ सब्जेक्ट अच्छा सा देखकर या तो मैं साइबर क्राइम को लेकर अपनी पीएचडी करूंगा, या अन्य किसी क्रिमिनल लॉज को लेकर मैं अपने, यार न्यू लॉज भी अब आ रहे हैं, इनको पढ़ूंगा, ताकि मैं पीएचडी के माध्यम से मुझे हर तरह के न्यू लॉज की जानकारी हो जाए, ताकि मैं समाज में आगे पथ प्रदर्शन का काम कर सकूं। तो पीएचडी करूंगा। उसके बाद जो भी समाज के जनहित के मुद्दे हैं, आप वासु शांडिल्या से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9491722000 9491722000। मेरे को कोई भी जनहित का मुद्दा है आप बताइए। हाई कोर्ट में अगर कोई गरीब है उसके लिए भी मैं जनहित के कार्यों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका केस लड़ूंगा, और जनहित के हर मुद्दे को सरकार को जगाने का काम हमेशा करता रहूंगा, और हमेशा समाज को पथ प्रदर्शक का काम करता रहूंगा, और हमेशा शहीदों की सोच का भारत बनाने का काम करता रहूंगा, शहीदों का प्रचार करता रहूंगा, और हमेशा ये शपथ के साथ कहता हूं, संकल्प के साथ कहता हूं, समाज के हर अंतिम नागरिक को विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी न्याय लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे दरवाजे पर कोई आएगा, मेरे को कोई कॉल करेगा, तो उसको निश्चित तौर पर मैं न्याय दिलवाऊंगा, और समाज के हर अंतिम नागरिक को न्याय दिलवाने का काम वासु रंजन शांडिल्या द्वारा किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पे हमने बात भी की। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भारती जी, धन्यवाद।